हेलो दोस्तों, ज्ञान कोचिंग सेंटर कानपुर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं अनुराग चौहान आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीएस के वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लचित बोरफुकन कौन थे? आपने कभी ना कभी अहोम किंगडम का नाम सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको बताता हूं कि अहोम किंगडम भारत के ईस्ट प्रदेश है, ये देखिए, जहां पर ये असम वाला अरुणाचल वाला क्षेत्र आ जाता है, यहां पर उन्होंने लगभग 600 सालों तक राज किया था। इनका रूल स्टार्ट होता है लगभग 1200 से और ये 1830 के आसपास अंग्रेजों के टाइम तक चला था। और लचित बोरफुकन जो थे वो जो अहोम किंगडम में एक बहुत ही बड़े आर्मी जनरल थे। उनके बारे में देखते हैं कि उनका सेलिब्रेशन क्यों करती है असम सरकार हर साल 24 नवंबर के दिन। ये देखिए, क्या होता है कि अहोम जो किंगडम है उसको हराने के लिए सल्तनत काल के सुल्तानों ने भी कोशिश की और मुगल काल में के जो बादशाह थे उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन कोई उसको हरा नहीं पाया। इसके बहुत सारे कारण थे। एक तो जो अपना ईस्ट प्रदेश है वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है, और अहोम के जो लोग हैं वो बहुत ही बड़े अपने आप में ग्रेट वॉरियर रहे हैं। एक तो ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी ने उनको इतना संघर्ष करना सिखा दिया है कि जो वॉरियर वाली क्वालिटी है वो उनके अंदर आ ही गई, प्राकृतिक रूप से आ गई। और ये देखिए, यहां पर ये वाला क्षेत्र जो है, यहां पर हमेशा से बड़े बड़े अटैक हुए हैं, सल्तनत काल के दौरान भी और मुगल काल के दौरान भी। हुआ क्या था कि औरंगजेब के समय मुगलों ने असम की जो आज राजधानी है गुवाहाटी, उस टाइम अहोम की राजधानी हुआ करती थी, बहुत ही बड़ा शहर हुआ करता था अहोमों के अंडर में। तो हुआ क्या था कि मुगलों ने इस क्षेत्र पर अटैक करके गुवाहाटी और उसके आसपास के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रदेशों को अहोमों से छीन लिया था। इसके बाद क्या हुआ, इसके कुछ ही महीनों बाद अहोम जो किंग हैं उन्होंने अपने जनरल लचित बोरफुकन के अंडर एक आर्मी भेजी अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस पाने के लिए, और लचित बोरफुकन ने वो काम बहुत ही अच्छे से किया। अब इसके बाद क्या हुआ, होना था मुगल आर्मी फिर से आती और फिर से उन क्षेत्रों को वापस से अपने अंडर में लेने की कोशिश करती। इसके लिए लचित बोरफुकन तैयार थे। लचित बोरफुकन के साथ बहुत ही मुट्ठी भर थोड़े से सैनिक थे और मुगल आर्मी बहुत बड़ी थी, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी का यूज करते हुए, गोरिल्ला वारफेयर का यूज करते हुए उन्होंने मुगल आर्मी को परास्त कर दिया था। ये बैटल हुई थी 1671 में, बैटल ऑफ सराई घाट के नाम से इसको जाना जाता है। उस टाइम भारत पे जो रूल कर रहा था, जो सबसे बड़ा शासक था, वो औरंगजेब था, और उस टाइम जो मुगल शासन था उसको विश्व के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माना जाता था। और ये देखिए, एक चीज और जान लीजिए कि असम सरकार हर साल 24 नवंबर के दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती है, और जो एनडीए कैडेट्स होते हैं, जो टॉप रैंकिंग कैडेट्स होते हैं, उनको जो गोल्ड मेडल दिया जाता है ना, तो उसमें भी लचित बोरफुकन का नाम अंकित होता है, उन्हीं के नाम पर वो दिया जाता है मेडल एनडी के कैडेट्स को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस प्रदेशों में स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। ये देखिए, महाराष्ट्र में पड़ता है। और अजंता और एलोरा, इन दोनों का नाम हम एक साथ तो लेते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है। लेकिन कई सारे कारणों की वजह से, क्योंकि ये दोनों ही जो गुफाएं बनाई गई हैं वो चट्टानों को काट के बनाई गई हैं, पूरे पूरे पर्वतों को काट के बनाई गई हैं, तो इस वजह से कई सारी सिमिलरिटी दोनों में है, तो इस वजह से दोनों का नाम एक साथ लेते हैं। और अजंता और एलोरा में अजंता ज़्यादा पुरानी है एलोरा के कंपैरिजन में। जो अजंता की जो स्टार्टिंग हुई थी वहाँ के केव्स की बनने की, वो हुई थी 2nd BCE में, 2nd सेंचुरी BCE में, मतलब कि आज से लगभग 2200 साल पहले। और ये लगभग आज से 1600 साल पहले तक, या कह सकते हैं कि 1400 साल पहले तक भी बनती रही थी इसकी गुफाएं। ये मेनली अजंता की जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं। यहाँ पर अजंता की गुफाएं चित्रकारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये देखिए, ये एक बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर। आज से हजारों साल पहले
इनकी पेंटिंग्स बनाई गई है अजंता की दीवारों पर। आप देख सकते हैं इनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है कितनी बारीकी से दिखाया गया है इनको, एक एक लाइनिंग, एक एक आउटलाइनिंग कितनी परफेक्ट तरीके से की गई है। और उस टाइम के जो कलर वो बनाते थे उसमें उनको कितनी महारत हासिल है कि ये कई सैकड़ों सालों तक तो जमीन में दबे रहे। अजंता एलोरा की गुफाएं 1821 में वापस खोजी गई थी, लेकिन जब इसको दोबारा एक्सकवेट किया गया ना, निकाला गया, तब भी चित्र ऐसे लग रहे थे जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले ही पेंट किए गए हो। इतने अच्छे से पेंटिंग की गई और इस तरह के हाईली एडवांस कलर्स का यूज किया गया इनको पेंट करने के लिए। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी कारीगरी है या बहुत ही बड़ा अजूबा है। और यहां पर आप देख सकते हैं एलोरा की, ये जो है ये अजंता का चित्र है, और ये जो मंदिर देख रहे हैं आप ये एलोरा का है। एलोरा का मंदिर है, इसको कैलाशनाथ टेम्पल कहते हैं, कैलाश टेम्पल। और ये जो पूरा पूरा टेम्पल है ना, इसको बनाने के लिए नहीं पत्थरों का यूज किया गया है, ना ही ईंटों का यूज किया गया है। एक बड़े से पर्वत को, बसाल्ट जो माउंटेन से बना, बसाल्ट चट्टानों से बना हुआ एक पर्वत है, उसको काट के बनाया गया है, उसको बारीकी से शेप दे के बनाया गया है। और ऐसा नहीं, इसको बनाने में कई 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 साल लगे हैं इस मंदिर को निर्माण करने में। 100, 150, 200 सालों तक का टाइम पीरियड लगा है इस अकेले मंदिर का निर्माण करने में। और केवल मंदिर का निर्माण ही नहीं किया है, इन्होंने मंदिर के ऊपर कारीगरी भी बहुत अच्छे से की है। जो मूर्तियां हैं जो यहां पर उकेरी गई हैं, वो भी चट्टानों को काट काट के, चट्टानों को शेप दे के उकेरी गई हैं। और मूर्तियां बनाते वक्त या बहुत ही छोटी छोटी मूर्तियां बनाते वक्त जो मंदिरों में शेप देते वक्त उनके ऊपर जो कारीगरी की गई है, इस तरह से की गई है कि कारीगर की कितना ज्यादा मास्टर थे उस टाइम के कारीगर, देखने से पता चलता है कितना ज्यादा फोकस था उनके अंदर, कितना ज्यादा ध्यान था। और ये जो ध्यान है ना, ये जो फोकस है, ये आता है आपका मेडिटेशन से ही आता है। तो उस टाइम के लोगों के अंदर, आम कारीगरों के अंदर अध्यात्म कितने अंदर तक था, कितने अध्यात्म से कितने वाकिफ थे वहां के लोग, इससे ये चीज समझ में आती है। आप देखिएगा, कभी जाए तो देखिएगा कितनी बारीकी से छोटी छोटी मूर्तियां उकेरी गई हैं इनकी यहाँ की दीवारों पर, और पत्थरों को उकेर रहे हैं और उसमें एक भी मिस्टेक नहीं की गई है, जरा सी भी मिस्टेक नहीं दिखती है कि इन्होंने कहीं से कर दी गई हो। जबकि मोम से तो बना ही नहीं रहे ना, एक जरा सी मिस्टेक हुई पूरा पूरा वो अलग से दिख जाएगा कि यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन कुछ नहीं दिखता यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द 2023 एससीओ समिट? एससीओ समिट 2023 की थीम क्या है? तो एससीओ जान लेते हैं, एससीओ है क्या। एससीओ का जो फुल फॉर्म है वो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो थीम है फॉर ए सिक्योर एससीओ, जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो सही होगा, फॉर ए सिक्योर एससीओ। एससीओ के बारे में और देखते हैं। एससीओ का पहले जाना जाता था 5 के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन 5 के नाम से। ये देखिए यहां पर 1996 में ये स्टार्ट हुआ था, उस टाइम इसको ऑर्गेनाइजेशन 5 ये नाम दिया गया था। लेकिन 2001 में जब इसको एक्सटेंड किया गया, अब जब इसमें और भी ज़्यादा देश इंक्लूड हुए, तब इसका नाम एससीओ कर दिया गया था, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि इसकी स्थापना, जो एससीओ वर्तमान रूप में देख रहे हैं, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और ये संगठन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। क्योंकि विश्व में जितनी भी भूमि है उसका 40% एससीओ देश मिलकर बनाते हैं, वो 40% भूमि। और विश्व की टोटल जीडीपी का ना 30% ये एससीओ देश, 30% टोटल जीडीपी का ये एससीओ देशों के अंदर में आती है। और इसके अलावा पॉपुलेशन की बात कर दी जाए, इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन इतनी है कि वो टोटल पूरे विश्व की आबादी का 35% तो इंडिया चाइना की पॉपुलेशन मिलकर ही बना देती है। और इसके अलावा एससीओ देश लगभग 40% के आसपास पूरे विश्व की पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। एससीओ के बारे में और देखते हैं हम। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहे होंगे कलर्ड में, जो भी कलर्ड में देश दिख रहे हैं वो एससीओ के देश हैं। टोटल वर्तमान रूप में इसके 8 सदस्य कंट्री हैं इसकी।
और उनमें रसिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों इसके एक साथ मेंबर बने थे 2017 में। और इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से भी है कि हर साल इसकी मीटिंग होती है और इसकी मीटिंग में कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है। राजनीतिक मुद्दे होते हैं, आर्थिक मुद्दे होते हैं, डिफेंस रिलेटेड मुद्दे होते हैं। डिफेंस रिलेटेड मेनली वो मुद्दे होते हैं कि एंटी टेररिज्म से कैसे लड़ा जाए, टेररिज्म से कैसे लड़ा जाए, इससे रिलेटेड मुद्दे वहाँ पर उठाए जाते हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट मंच हैं जहाँ पर भारत, पाकिस्तान या चाइना आकर एक साथ बैठकर डिस्कशन कर सकते हैं। वैसे तो अभी कंडीशन दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें हो नहीं रही हैं, लेकिन ये एक भारत, चाइना और पाकिस्तान एक मंच भी प्रोवाइड करता है ताकि कभी फ्यूचर में ऐसी कंडीशन बने कि वॉर होने की नौबत हो जाए, तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर आके आप डिस्कस कर सकते हो, अपने मैटर्स को रिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वॉर किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो पहले ये जान लेते हैं असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या थे। देखिए, असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण कारणों में अगर गिना जाए तो सबसे बड़ा कारण निकल के आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला पार्क है, वहाँ पर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक। अंग्रेजी आर्मी आई, अंग्रेजी पुलिस आई और उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, कहीं निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा और देखा नहीं कि अंदर कौन है। चाहे जितना ही महिलाएं हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने और अंधाधुंध फायरिंग की। और जब तक फायरिंग करते रहे जब तक उनकी बुलेट्स नहीं खाली हो गई। लगभग बताया जाता है, अंग्रेजों ने तो 300 के आसपास नंबर बताया था, लेकिन असली नंबर जो है वो 1300, 1400, 1500 तक जाता है। इतने लोगों की डेथ हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था असहयोग आंदोलन शुरू होने का। उसके अलावा एक रॉलेट एक्ट भी था। क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने देखा कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं, तो उसको रोकने के लिए कुछ एक्ट लेके आए थे वो, जिसमें रोलेट एक्ट था। रोलेट एक्ट में ये होता था कि अंग्रेजी सरकार है किसी को भी शंका के बेसिस पर अरेस्ट कर सकती थी और फिर जिसको अरेस्ट किया है फिर वो इंसान ना ही कभी अपनी अदालत में अपील तक नहीं कर सकता था अपनी रिहाई के लिए। तो इसको काला कानून कहा गया था उस समय, ये भी एक कारण था। और भी कारण थे जैसे महंगाई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रिसोर्सेस पर दबाव बढ़ा तो महंगाई बढ़ी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। आम जनता त्रस्त थी इससे। और इसके अलावा कि अंग्रेज अपनी वादा खिलाफी से मतलब मुकर गए थे। अंग्रेजों ने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को बहुत बड़ी बड़ी राहतें दी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा। और ये असहयोग आंदोलन को लीड किया था महात्मा गांधी जी ने, और ये शुरू हुआ था 1920 में। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने इसको अनुमति दे दी थी। फिर महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में इसको आगे बढ़ाया गया। असहयोग आंदोलन का मतलब ये था कि अंग्रेजों की जितनी भी संस्थाएं हैं, भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं जो अंग्रेजों द्वारा संचालित होती हैं, उनमें कोई भी भारतीय काम नहीं करेगा, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा वो काम करने के लिए, वहाँ से रिजाइन दिया जाएगा। और तो इसी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे वकील हो गए, बहुत सारी फैक्ट्री या मिल्स में हड़ताल की गई, बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए और उन्होंने स्वदेशी स्कूलों में, स्वदेशी कॉलेजों में एडमिशन लिया। और इसके अलावा जो क्लर्क वगैरह भी लोग थे जो काम करते थे अंग्रेजों के लिए, उन्होंने ही बहुत बड़ी तादाद में रिजाइन कर दिया था। तो ये था असहयोग आंदोलन का मतलब। गांधी जी का सीधा सा मकसद था कि अंग्रेज मुट्ठी भर है, उनकी संख्या बहुत ही कम है और हम भारतीयों की संख्या उनसे कई कई हजारों गुना ज़्यादा है। अगर हम लोग एक हो जाए, उनका सहयोग ना करें, तो ऑटोमेटिकली उनको जाना पड़ेगा देश छोड़कर। तो ये था सहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ज्यादातर लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसके मुख्य कारण में जो दिया गया है यहां पर यह है, अदर सेक्टर डू नॉट एब्जॉर्ब पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर। मतलब कि जो बाकी क्षेत्र है ना, वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे हैं। ये इसमें कारण बताया कि एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे बहुत सारे लोगों को। लेकिन इसके दूसरे भी पहलू हैं जिसको ध्यान रखने की जरूरत है।
भारत में आज भी लगभग 50% से ऊपर जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती में संलग्न है। इतनी बड़ी जनसंख्या, अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है, अगर प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है कि मान लीजिए खेती करने से आलू होता है। अब आलू कहाँ जाएगा? घरों में तो यूज होता है, इसके अलावा फैक्ट्री में चिप्स वगैरह बनते हैं। अगर उस फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है तो यही कहा जाएगा कि वो इनडायरेक्टली तौर पर संलग्न है एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो इस तरह लगभग 50% से ऊपर जनसंख्या 54% के आसपास एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करती है। लेकिन एग्रीकल्चर का जो भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान है वो लगभग 20% का है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। लगभग 54% लोग काम कर रहे हैं तो 50% योगदान तो होना ही चाहिए अपनी जीडीपी में एग्रीकल्चर का। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अपने जो इंडस्ट्री सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी उतना ग्रो नहीं कर पाया है जितना उसे कर जाना चाहिए था। अभी भी वो ग्रो कर रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसको और स्पीड की ज़रूरत है और तेजी की ज़रूरत है। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला सेक्टर है या जो सर्विस सेक्टर अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जो इंडस्ट्री वाला सेक्टर है उसमें एक चीज़ और भी देखी गई है कि जो यहाँ पर आती हैं कंपनियाँ आती हैं उनको लेबर नहीं मिल पाती है, स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाती है। इतनी बड़ी आबादी है फिर भी उनको स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ सालों पहले एक सर्वे आया था, उसमें बताया गया था कि भारत से जो लोग बीटेक करके निकलते हैं ना, उसमें से लगभग मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं, 60-70% ऐसे लोग हैं जो के अंदर इतनी स्किल ही नहीं है कि उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके बड़ी बड़ी कंपनियों में। और एमबीए वालों की भी यही हालत है। तो इस वजह से इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद जो यहाँ पर कंपनियां आती हैं, विदेशी कंपनियां आती हैं, उनको लोग नहीं मिलते हैं, स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं जिनको वो हायर कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि ज़्यादातर लोगों को कृषि से जुड़े हुए सेक्टर में काम करना पड़ रहा है और इसकी वजह से कृषि पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। क्योंकि एक पर्टिकुलर जो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 20% जीडीपी में योगदान देता है और वो योगदान 50% लोगों में बराबर डिवाइड हो जा रहा है। तो वहाँ से जो निकल रहा है, जो रुपए बन रहा है, तो जिन लोगों को मिल रहा है उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। तो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उतने अमीर नहीं है, गरीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी आनंद बोस किस राज्य के नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं? तो सीवी आनंद बोस आप जान लीजिए, ये इससे पहले मेघालय सरकार में एडवाइजर थे और ये एक आईएएस रह चुके हैं। इनके बारे में ये देखिए, ये सीवी रमन की फोटो है यहाँ पर, और इनको हाल में ही बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया है। और बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, बंगाल के गवर्नर इससे पहले थे जगदीप धनखड़ सर। तो था क्या कि अब सर जगदीप धनखड़ आप जानते होंगे कि वो वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। तो बंगाल के गवर्नर का पद खाली था तो इस वजह से इनको नियुक्ति किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।